जय जिनेन्द्र, शुरू करते हैं। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशीषदूषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। कल अपन ने पहला और दूसरा सूत्र देखा था। पहला सूत्र अपन ने देखा था सिद्धो वर्ण समाम्नायः, है ना। तो वर्ण समाम्नायः वर्णों का जो समूह है वह अनादिकाल से सिद्ध है। ते के क्या हैं वे वर्ण? तो आ ई ये सब लेके हा तक ये वर्ण हैं। फिर उसका दूसरा सूत्र अपन ने देखा था तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। वहाँ जो आदि में जो 14 वर्ण हैं वे क्या हैं? स्वर हैं। तो ऐसे संज्ञा प्रकरण में अपन ने 2 संज्ञाएं पढ़ी थी। तो इन 2 सूत्रों में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चालू करें। तो अगला सूत्र अपन लेते हैं दश समानाः। तीसरे नंबर का सूत्र है दश समानाः। ठीक है, इसमें अपन देखें तो नीचे जैसा ऊपर दिया था बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही दिया है दूसरे सूत्र के अनुसार। तस्मिन् वर्ण समाम्नाय आदौ ये 10 वर्णाः ते समान संज्ञा भवन्ति। और ऊपर वाले में क्या दिया था? तस्मिन् वर्ण समाम्नाय आदौ ये 14 वर्णाः ते स्वर संज्ञा भवन्ति। तो बस यहाँ पर पूरा का पूरा वैसे ही है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ये देखिए तस्मिन् वर्ण समाम्नाय आदौ। तो तस्मिन् ये भी सप्तमी का एक वचन है। अपन ने कल देखा था वर्ण समाम्नाय ये भी सप्तमी का एक वचन है और आदौ आदि का सप्तमी का एक वचन है। तो उस वर्ण समुदाय में सप्तमी में लगा है तो उस वर्ण समुदाय में ये 10 वर्णाः ते। तो वर्णाः ते जैसा कल पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है। यहाँ पे ता है तो विसर्ग के स्थान पे सा आ गया। तो ये 10, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? जो 10 ये यानी जो 10 वर्णाः ते, जो 10 वर्ण हैं उनकी समान संज्ञा भवंती, उनकी समान संज्ञा होती है ना। जैसा कल था बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है। इसमें यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो बताए कि समान संज्ञा के लिए जो स्वर हैं तस्मिन, अब यहाँ पे पहले वाले में तस्मिन क्या थे? तस्मिन था जो वर्णों की बात हो रही थी उसमें। अब ये तस्मिन क्या है? अब ये तस्मिन जो स्वरों की बात हुई है उसमें से तस्मिन, है ना। वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय तस्मिन अपन ये भी ले सकते हैं जो वर्णों का समूह है उस वर्ण समाम्नाय में ये जो अपने पास 47 वर्ण थे उसमें से जो प्रारंभ के 10 हैं उनकी क्या संज्ञा हो गई? समान संज्ञा भवंती, समान संज्ञा होती है। फिर वो पूछ रहे हैं ते के, वे कौन है? तो अपन ने फिर यहाँ बता दिया कि आ ई उ री री ली ली इति। तो ये आ से लेके री तक ये जो शुरू के 10 वर्ण हैं, 10 स्वर हैं, ये समान संज्ञक कहलाते हैं। तो ऐसे अपनी एक संज्ञा हो गई पहली वर्ण, दूसरी संज्ञा हो गई स्वर, तीसरी संज्ञा हो गई समान। ठीक है, इसमें तीसरे सूत्र में किसी को कोई शंका? ये पूरा दूसरे सूत्र के जैसा है इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की।
आगे चलें, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा सूत्र, तेषाम द्वौ द्वावन्यौ द्वावन्यो तेषाम द्वावन्यो, यहाँ खंडाकार होगा। हाँ, यहाँ पे खंडाकार था, उसमें प्रिंट नहीं हुआ। न्यस्य सवर्णौ। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तेषाम द्वावन्यौ, तेषाम द्वावन्यौ न्यस्य सवर्णौ। ठीक है, ठीक है। तेषाम, तो तेषाम का अर्थ क्या हुआ, तेषाम हो गया आपका षष्ठी का बहुवचन। तेषाम, आप पढ़ते थे ना, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै, है ना, तो उसमें तस्य तयो तेषाम षष्ठी में ना था, तत्शब्द के रूप में पुल्लिंग में, तो तेषाम। ठीक है, तेषाम। अब यहां आप देखेंगे ये क्या लिखा है, द्वावन्योन्यस्य, तो इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्वावन्योन्यस्य। तो ये हो गया द्वौ अन्यः अन्यस्य। औ के परे आ है, तो ये औ का हुआ आव, तो ये हो गया द्वाव, और ये अन्य, विसर्ग परे आ, दो आकारों के बीच में विसर्ग है, तो ये क्या, ओ और खंडाकार, ये अपन ने विसर्ग संधि में पढ़ा था, तो दावन्योन्यस्य, ये ऐसा हुआ था, है ना। तो ये द्वौ अन्य अन्यस्य, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये समझ में आया। इसमें किसी को कोई प्रश्न कि द्वावन्योन्यस्य ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो द्वौ, तो ये मुख्य रूप से क्या हो गया, ये हो गया आपका सूत्र, अगर अपन इसको ब्रेक करके लिखें तो ये हो जाएगा तेषाम द्वौ अन्यः अन्यस्य सवर्ण। ठीक है ना, तेषाम। ठीक है, तेषाम, तो ये षष्ठी का बहुवचन है, तो हो गया उनके, द्वौ द्वौ, दो दो, उनके दो दो क्या,
वर्णों की बात हो रही है, तो दो दो अन्य अन्यस्य, अन्य अन्य का, अन्यस्य का क्या हो जाएगा, अन्य का। सवर्णौ, सवर्ण है। ये तो हो गया सूत्र। इसकी पहले अपन व्याख्या देख लेते, फिर सूत्र आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है व्याख्या में, तेषाम समानानाम, तेषाम, चौथे वाले में नीचे जो लिखा हुआ है, तेषाम समानानाम मध्ये, द्वौ द्वौ वर्णा वन्यो न्यस्य। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, परस्परम सवर्ण संज्ञौ भवतः। तेषां समानानां मध्ये, तेषां समानानां मध्ये, तेषां अर्थात यहाँ पे देखेंगे आप, तेषां और समानानाम, ये दोनों में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी का बहुवचन। इसको यहाँ लिख लेते वरना कंफ्यूजन है। ये दोनों क्या है, षष्ठी का बहुवचन है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विशेष विशेषण है। ठीक है, तो उन समान, समान संज्ञा दी थी अपन ने, है ना, तो उन समान, तो समान क्या थे, वो वर्ण है, तो उन समान वर्णों के मध्य, मध्य तो मध्य के बाद आपका लिखा है दो दो, और यहाँ पे ये अपन ने इसको तोड़ा था, तो ये क्या हो गया था, वर्णौ अन्यः अन्यस्य। है ना, तो दो दो वर्णौ। ठीक है, दो दो वर्णौ, तो ये दो दो का अर्थ क्या हो जाएगा, दो दो, है ना, वर्णौ, वर्ण वर्णौ वर्णाः, ये द्विवचन हो गया वर्णौ, तो दो दो वर्ण, है ना, तेषाम समान, उन समान वर्णों के मध्य, मध्य में, है ना, मध्य में द्वौ द्वौ वर्णौ अन्यः, दो दो वर्णों, दो दो वर्ण, अन्य अन्यस्य, अन्य अन्यस्य, अन्य अन्यस्य मतलब अन्य अन्य के, इसका अर्थ हो गया ये अन्य प्रथमा विभक्ति का है, और ये अन्य से षष्ठी विभक्ति का है, तो इसका अर्थ होगा एक दूसरे के, है ना, अन्य अन्य के, तो उसका मतलब हो गया एक दूसरे के, परस्परम, परस्पर में,
परस्पर सवर्ण संज्ञौ भवतः। तो संज्ञौ यहाँ पे देखेंगे द्विवचन है, तो द्विवचन है ये क्यों? क्योंकि दो दो वर्णों की संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ पे द्विवचन लिया। सवर्ण संज्ञा भवती भवतः, भवतः ये भी द्विवचन हो गया, तो होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए थोड़ा ध्यान से, तेषां समानानाम, तेषां समानानां मध्ये, तेषां समानानां मध्ये, तेषां समानानां मध्ये, तेषां मतलब उन समान वर्णों, समानानां तेषां समानानां, ये दोनों में षष्ठी का बहुवचन है, तो उन समान वर्णों के मध्य, मध्य में द्वौ द्वौ, द्वौ द्वौ दो दो, फिर क्या है वर्णौ, तो दो दो वर्ण, अन्य अन्यस्य, अन्य अन्यस्य, अन्य अन्य के, अन्य अन्य के, तो अन्य अन्य के, अन्य से यहाँ षष्ठी का एक वचन है, अन्य प्रथमा का एक वचन है, तो अन्य अन्य के अर्थात एक दूसरे के परस्परम, परस्पर सवर्ण संज्ञौ, सवर्ण संज्ञौ भवतः, भवतः ये द्विवचन है, भवती भवतः भवन्ति, तो भवतः सवर्ण संज्ञौ भवतः, सवर्ण संज्ञौ भी क्या है? द्विवचन है। सवर्ण संज्ञा संज्ञौ संज्ञा, तो सवर्ण संज्ञौ, तो सवर्ण संज्ञा होती है। किस किस की सवर्ण संज्ञा होती है? उन समान वर्णों के, उन समान वर्णों के अर्थात वे समान वर्ण कितने थे? 10 थे, तो उन 10 वर्णों के, है ना, क्या थे वो समान वर्ण थे 10, आ ई ई, उ ऊ, री री, री री, तो उन समान संज्ञक वर्णों के मध्य में, तो ये जो 10 समान वर्ण हैं इनके मध्य में, ठीक है, द्वौ द्वौ वर्णौ, तो दो दो वर्ण ले लो, दो दो वर्ण, तो दो दो के अपन ने पेयर बना लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और नौवां 10वां, ठीक है, ये दो दो के पेयर बन गए। अब वो क्या कह रहे हैं? अन्य अन्यस्य, परस्पर, तो ये एक दूसरे के परस्पर में, मतलब ये आ जो है ना, ये आ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, तो ये ऐसे जो अपन ने दो दो के समूह बनाए, है ना, ये आपस में क्या हो गए? परस्परम सवर्ण संज्ञौ भवतः, है ना, तो ये सवर्ण है, उसी प्रकार ये आपस में सवर्ण है, ये सवर्ण है, ये सवर्ण है और ये सवर्ण है, तो ये सवर्ण तो हैं लेकिन ये आपस में सवर्ण हैं। आ का सवर्ण आ है, ई का सवर्ण ई है, ऊ का सवर्ण ऊ है, री का सवर्ण री है, री का सवर्ण री है। यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो ये दो दो ही आपस में सवर्ण हैं, है ना, 10 समानों के मध्य में। तो यहाँ आगे उन्होंने देखो पेयर बना के भी दिया है, आ को एक साथ लिखा है, ई को एक साथ लिखा है, ऊ को एक साथ लिखा है, दो दो के पेयर बना के उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें भैया जी। हाँ भैया जी बात पूछ रही थी, आप तेषाम समाना नाम बताया, जैसे दोनों में षष्ठी का बहुवचन लगा। बिल्कुल हाँ। बाकी जो आगे मध्य था, तो मध्य में क्या लगा? वो उनके साथ ही तो जुड़ा हुआ था, तो उसमें क्यों नहीं लगा षष्ठी का बहुवचन? नहीं नहीं नहीं, उसमें षष्ठी का ऐसा थोड़ी है। मध्य देखो, उन समान वर्णों के मध्य में, मध्य, तो मध्य मध्य यहाँ पे आपका हो गया क्या कहते सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन।
अच्छा, है ना, उन समान वर्णों के मध्य में। तो यहां मध्य उसका विशेषण थोड़ी है, ठीक है, ठीक है, है ना। तेषाम समानानाम, ठीक है, उन समान सब वर्णों के मध्य में, तो मध्य में सप्तमी का एक वचन कहा गया। ठीक है, ठीक है भैया, भैया ठीक है। हाँ भैया जी, बस ये वर्णावनियों की संधि कैसे की आपने? वर्णों अन्य, वो कैसे, वो नहीं समझ में आया। देखो एक बार फिर वाका से देख वर्णों लेते कैसे? हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या शब्द लिखा है। देखो, वर्णावनियों। सबसे पहले तो देखो, वर्णा वन, ठीक है। फिर इसके बाद खंडाकार यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये ऐसा है, ये जो खंडाकार है ना, ये प्रिंट नहीं हुआ, ये वर्णावन्योन्यस्य है ना, तो यहाँ वर्णावन्यो और न्यस्य, इनके बीच में ये खंडाकार है, ये प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जहां पर भी ओ और खंडाकार होगा, तो यहां पर अपन ने कहा था कि यहां संभावना बनेगी कि आ फिर विसर्ग फिर आ। ये अपन ने विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ा था कि दो आकार के बिल्कुल बीच में भैया। विसर्ग होगा तो ओ और खंडाकार हो जाएगा। तो इधर दोनों जगह आ कर दें अगर अपन, तो ये क्या हो जाएगा, वर्णा वन्य, वर्णावन्य और अन्यस्य। ये क्लियर है? हाँ जी भैया, ये क्लियर है। ठीक है, तो अब ये आपका अन्य से अलग हो गया। अब आपके पास क्या बचा, केवल वर्णावन्य। तो वर्णावन्य, तो यहां पर अपन देखेंगे तो यहां आव दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्णौ, वर्णौ और अन्य। तो अपन ने पढ़ा था कि औ के परे अगर आ होगा, है ना, तो औ के स्थान पे क्या होगा, औ के परे कोई भी स्वर होगा, ये पढ़ा था अपन ने नियम, कोई भी स्वर होगा तो औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यहां क्या था, वर्णव, वर्णव का हुआ वर्णाव, वर्णाव, और फिर अन्य लिखा था उसके आगे, अन्य, तो ये वा आ में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, वर्णा वन्य। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। बस। और किसी का कोई प्रश्न, आगे चलें। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं तेषाम ग्रहणम किमर्थम, है ना, तेषाम ग्रहणम किमर्थम। उसी में नीचे जब उन्होंने 10 वर्ण दे दिए, तेषाम ग्रहणम किमर्थम, है ना, और यहां पे क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। फिर उसके आगे क्या लिखा है, द्वयोः ह्रस्वयोर द्वयोर दीर्घयोश्च समर्ण संज्ञार्थम। तो तेषाम आप देख रहे हैं, तेषाम क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, किमर्थम यानी होता है क्या कारण है, क्यों, क्या कारण ना लिख के क्यों लिख सकते।
किमर्थम गच्छति, क्यों जा रहे हो, है ना। तो तेषाम, तेषाम का अर्थ क्या निकल गया, उनका, बहुवचन में उनका ग्रहण क्यों किया गया, है ना। इनका ग्रहण जो है वो क्यों किया, ये पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये पूछेंगे ना कि भैया आपने क्या कहते, इतनी सारी आप संज्ञाएं बना रहे हो, है ना, तो इनका क्या प्रयोजन है, क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसके आगे उन्होंने क्या लिखा, ये तो प्रश्न हो गया, अब उत्तर क्या दे रहे हैं, देखो ये पूरा उसका उत्तर है। द्वयोर्ह्रस्वयोर् द्वयोर्दीर्घयोश्च सवर्ण संज्ञार्थम, ठीक है। तो पहले इसको अपन विच्छेद करें। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न क्या था, प्रश्न में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि ऐसा क्यों ग्रहण किया, अर्थात ये आपने दो दो के जो समूह बनाए इनको आपस में सवर्ण किया, तो ये सब जो आपने ग्रहण किया, अर्थात ये सब जो आपने संज्ञाएं ली, समान संज्ञा सवर्ण संज्ञा, तो इनका क्या प्रयोजन है, क्यों किया आपने ऐसा, है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं, द्वयोर ह्रस्व द्वयोर दीर्घ, ठीक है। पहले अपन पहला वाला शब्द ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा अपन पीछे से ब्रेक करना चालू करते हैं। क्या दिया है, योश्च, है ना। तो अपन ने ये पढ़ा था कि चकार के पहले अगर शा है तो यहां संभावना है विसर्ग के बाद चा आया होगा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि विसर्ग के बाद चा या छा में से कुछ होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इतने को अकेले अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो गया दीर्घ यो च, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, ये दीर्घ योह था, दीर्घ योह च, ये समझ में आया, दीर्घ योह च, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, आखिरी का जो चा इश्च था, शा और चा ये कैसे टूटा है, दीर्घ योह चा, चा के पहले विसर्ग था और अपन ने ये सूत्र पढ़ा था कि चा के पहले विसर्ग हो, चा विसर्ग के बाद चा या छा हो, विसर्ग संधि में पढ़ा था, तो विसर्ग के स्थान पे श आदेश हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। तो योश्च, योह च, तो योश्च बना उसका। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, अब देखें यहां पे यहां पर अपन देख रहे हैं द्वयो, फिर रा की रेफ है, फिर ह्रस्वयो है, फिर यहां पर फिर रा की रेफ है, मैं लगाना भूल गया, फिर द्वयो, फिर रा की रेफ है। तो ये रा की रेफ आई है, मतलब यहाँ पे रा पहले से था, तो अगर अपन इसको देखें तो ये बनेगा द्वयो, रा की रेफ काय से बनती, विसर्ग से बनती है, कि अपन ने पढ़ा था कि विसर्ग के परे अगर घोष होगा या स्वर होगा तो घोष होगा तो विसर्ग का क्या हो रहा था, रा की रेफ हो रही थी, तो द्वयो ह्रस्वयो, फिर द्वयो, जो आपने विसर्ग संधि के नियम पढ़े हैं, है ना, वो ही यहां पर काम आ रहे हैं, द्वयो दीर्घयो,
चा, पूरी विसर्ग संधि हुई। यहाँ विसर्ग के परे हा था, हा घोष था, तो विसर्ग का रा हो गया, तो ये रा की रेफ लगी है। फिर यहाँ ह्रस्वयो, फिर दा था तो ता था दा है, दा घोष है, तो फिर ये रा की रेफ लगी विसर्ग के स्थान पे। और दीर्घयो द्वयो, फिर दा था तो इस विसर्ग के स्थान पे फिर से रा की रेफ लगी। और दीर्घयो चा, तो दीर्घयो चा, तो दीर्घयो के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद चा था, तो इस चा का विसर्ग का शा हुआ। तो ये संधि क्या हुई? द्वयोः ह्रस्वयोः द्वयोः दीर्घयोः च, है ना। तो द्वयोः ये षष्ठी का द्विवचन, ह्रस्वयोः ये भी षष्ठी का द्विवचन, है ना। और द्वयोः दीर्घयोः ये सब क्या है? षष्ठी के द्विवचन। तो ये क्या हो गया? दो की, है ना, ह्रस्व, फिर चा लिखा है तो और, दो की दीर्घ, है ना। द्वयोः ह्रस्व, दो ह्रस्व और दो दीर्घ, ठीक है। सवर्ण संज्ञार्थम, आगे क्या दिया इन्होंने? सवर्ण संज्ञार्थम, सवर्ण संज्ञार्थम, सवर्ण इसका अर्थ हो गया सवर्ण संज्ञा के लिए। उन्होंने पूछा था किमर्थम, तो सवर्ण संज्ञार्थम, तो किसकी सवर्ण संज्ञार्थम? तो यहां पर वो बता रहे हैं कि द्वयो ह्रस्वयो द्वयो दीर्घयो, ये संधि समझ में आई? द्वयो ह्रस्वयो द्वयो दीर्घयो च, तो इसको द्वयोर ह्रस्वयोर द्वयोर दीर्घयोश्च, ये जो बना इससे बना था। तो यहाँ षष्ठी का द्विवचन दोनों में, तो दो की ह्रस्व और दो की दीर्घ सवर्ण संज्ञा के हेतु के लिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया? तो दो की ह्रस्व, है ना, और दो की दीर्घ संज्ञा के लिए। यहां पर मतलब उनका ये है कि आपने तेषाम ग्रहण क्यों किया था। यहां पर क्या है? यहां द्वौ द्वौ था, है, तो यहां तेषाम लिया, तेषाम बहुवचन था, तो दो दो की संज्ञा हो रही है, तो आपने तेषाम बहुवचन क्यों लिया है? उनका तेषाम का ग्रहण क्यों किया है? आप यहाँ पे द्विवचन भी ले सकते थे, तस्य तयोः, तयोः ले सकते थे, तयोः क्यों नहीं लिया आपने? द्विवचन क्यों नहीं लिया? यहाँ बहुवचन लिया, जबकि दो दो का बोध हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि दो की ह्रस्व और दो की दीर्घ संज्ञा के लिए, सवर्ण संज्ञा। तो मतलब ये है कि क्या निकल रहा है इसका कि आ और आहें, है ना, तो दो ह्रस्व और दो दीर्घ, तो आ की आ से भी सवर्ण संज्ञा है, आ की आ से भी सवर्ण संज्ञा है, फिर आ की आ से सवर्ण संज्ञा है, और आ की आ से भी सवर्ण संज्ञा है। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं चार, इसलिए तेषाम लिया है कि इनमें तो दो ह्रस्व और दो दीर्घ, है ना। आप देखोगे दोनों साइड में दो ह्रस्व आए दो दीर्घ आए, यहाँ पे भी दो दीर्घ और दो ह्रस्व, तो दो ह्रस्व और दो दीर्घ इनके मध्य में बता रहे हैं अपन, इसीलिए इन्होंने यहाँ क्या किया? द्वयो ह्रस्वयो द्वयो दीर्घयो च, कि दो ह्रस्वों के और
दो दीर्घों के, दो ह्रस्वों के और दो दीर्घों के सवर्ण संज्ञार्थम, इनकी सवर्ण संज्ञा बताने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो सवर्ण संज्ञा बताई जा रही है वो दो ह्रस्व और दो दीर्घ के बीच में बताई जा रही है। तो आपके टोटल कॉम्बिनेशन बने हैं 4। तो इसीलिए यहाँ पे 4 क्या हो गया, द्विवचन नहीं बहुवचन, इसीलिए तेषाम का ग्रहण किया गया, इसीलिए तयोः नहीं लिया गया, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया। ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे तेषाम क्यों लिया। नहीं समझ में आया क्या ये? ये तेसाम में आपने यहाँ पर उनमें बोला है, पर ये तो छठी विभक्ति है तो उनका आएगा ना। हाँ उनके उनके ले लो, कई बार षष्ठी में सप्तमी का बोध होता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो उनका ले लो, उनका ही तो ले रहे थे, उनका ही तो लिया है। हाँ ठीक है भैया, ठीक। अभी आपने बोला था उनमें दो दो में, तो बोलने में हो गया होगा, ठीक है। तो आ ह्रस्व तो भी सवर्ण है, आ दीर्घो तो भी सवर्ण है, एक ह्रस्व एक दीर्घो तो भी सवर्ण है, ठीक है। इसके आगे उन्होंने श्लोक से बताया है, क्रमेण वैपरीत्येन लघूनाम लघुभिः सह गुरूणाम गुरुभिः सार्धम चतुर्धेति सवर्णता। ये 4 प्रकार की सवर्णता कैसे बता रहे हैं, तो देखिए पहले क्या किया, क्रमेण, तो क्रमेण अर्थात यहां तृतीया विभक्ति लगी है, तो क्रम से, ठीक है। क्रम से अर्थात क्या हो गई, क्रम से क्या हो गई, आ, और आ के बाद क्या है, आ, तो ये क्रम से हो गई, इन दोनों के बीच में सवर्णता। तो ये पहली प्रकार की सवर्णता। फिर दूसरी क्या कह रहे हैं, वैपरीत्येने, यहां पे भी आप देखेंगे तृतीया विभक्ति है, एन लगा है ना। तो विपरीतता से, विपरीतता द्वारा, विपरीत द्वारा, तो विपरीत द्वारा मतलब क्रम के विपरीत द्वारा। तो पहले अपन ने लिया क्रम से, अब इसका अपोजिट कर दो विपरीत द्वारा, तो आ की आ से, है ना। पहले ह्रस्वा फिर दीर्घा, फिर दीर्घा ह्रस्वा, फिर क्या कह रहे हैं वो, लघु नाम, लघु भी सह। तो ये लघु नाम क्या हो गया आपका, लघु नाम हो गया षष्ठी का बहुवचन, और लघु भी क्या हो गया, तृतीया का बहुवचन। आगे क्या लिखा है, सह। अपन ने तृतीया विभक्ति के नियम में पढ़ा था कि सह सार्धम साकम समम, ये जहां भी प्रयोग होगा, साथ का बोध होगा, वहां तृतीया विभक्ति लगती है। तो इसीलिए सह के साथ लघु भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है, याद है ये नियम। तो लघु नाम, लघु का अर्थ होता है ह्रस्व, है ना। तो ह्रस्व की, ह्रस्व से, ह्रस्व के साथ, ठीक है ना, सह लिखा है। तो ह्रस्व की ह्रस्व के साथ अर्थात आ की आ के साथ। तो लघु नाम और लघु भी क्यों लिया बहुवचन, क्योंकि यहां पांचों की बात हो रही है ना। ई की ई से, है ना, मतलब यहां सभी ले लेंगे, ऊ की ऊ से, पांचों ह्रस्व की पांचों ह्रस्व के साथ आपस में। फिर क्या कह रहे हैं, गुरु नाम, गुरु का अर्थ होता है दीर्घ, गुरु नाम गुरु भी सह। तो यहां पे भी देखो सार्धम दिया है इन्होंने, है ना, सार्धम, गुरु नाम गुरु भी सार्धम।
तो सार्धम अपन ने पढ़ा था, सह सार्धम साकम, इनके साथ तृतीय विभक्ति का, तो गुरु भी तृतीया का बहुवचन है और गुरुणाम षष्ठी का बहुवचन है। तो सार्धम के कारण यहाँ क्या कहते तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो गुरु की, पांचों गुरु की बात हो रही है, गुरु के साथ, अर्थात दीर्घ की दीर्घ के साथ। तो ये क्या हो गया, दीर्घ क्या है, आ की आ के साथ, है ना, या ई की ई के साथ, इसी प्रकार पांचों ले लेंगे। तो क्या हो गया, चतुर्धेति, क्या लिखा है, चतुर्धेति सवर्णता। तो चतुर्धेति ये क्या लिखा है, तो यहां अपन देखेंगे चतुर्धा इति। तो आ और ई ये मिलके क्या हो जाते, ए, ये अपन ने पढ़ा था, है ना। तो ये क्या हो गया, चतुर्धा और इति, तो चतुर्धेति, ठीक है। तो चतुर्धा अर्थात चार प्रकार की, इति यानी ऐसी, है ना। तो ये चार प्रकार की, इति यानी यह सवर्णता, सवर्णता है। तो यह सवर्णता चार प्रकार की इस प्रकार है, इति यानी इस प्रकार, ऐसी या इस प्रकार की, ऐसी सवर्णता है। तो क्या हो गया, पहले दिया क्रमेण वैपरीत्येन, तो क्रमेण का अर्थ हो गया, क्रमेण हो गया आपका तृतीया का एक वचन, तो क्रम से है। वैपरीत्येन, तो वैपरीत्येन विपरीतता द्वारा, तो क्रम से अर्थात जिस क्रम से वर्ण आ रहे हैं, आ के बाद आ, तो आ की आ से, ई के बाद ई, पहले ह्रस्व आता है, दीर्घ आता है, फिर उसके बाद तो ह्रस्व की दीर्घ से। वैपरीत्येन उसका उल्टा कर दो, विपरीतता द्वारा, तो दीर्घ की ह्रस्व से। फिर क्या कह रहे हैं, लघु नाम लघु भी सह, तो लघु की अर्थात ह्रस्वों की ह्रस्व के साथ, है ना। यहाँ पे अपन ले सकते हैं ह्रस्वों की ह्रस्व के साथ, ह्रस्वों के साथ, तो ह्रस्व की ह्रस्व के साथ। और गुरु नाम गुरु भी सार्धम, दीर्घ की दीर्घ के साथ है। चतुर्धेति सवर्णता, चतुर्धा इति, तो इस प्रकार ये चार प्रकार की सवर्णता है। चतुर्धा इति से चतुर्धेति बना, है ना। तो और ये चतुर्धा भी कैसे बनता है, चतुः दंधा, तो विसर्ग के परे घोष है, तो विसर्ग का क्या हो गया, रा, तो ये बना चतुर्धा। मतलब भैया ता तो नामी संज्ञक नहीं है ना, ता अच्छा कहाँ अच्छा है क्या, ता में तो, अच्छा ठीक है, ऊ मतलब नामी संज्ञक है, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भैया, है ना। भैया बस ये पूछना था, जैसे ऊपर ऊपर लघु ना लघु भी, वहां पर सा है, वहां पर सार्धम है, तो दोनों अलग 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 वर्ड क्यों लिए, साध नीचे भी सा ले सकते थे। वो साथ क्या है, के लिए छंद अपन पढ़ेंगे ना, तो छंदों में क्या है कि अपन को गुरु लघु मात्रा इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे क्या है, सह यहाँ पे फिट नहीं बैठता, है ना। ठीक है भैया, ठीक, हाँ हाँ तो वो ठीक है छंदों के हिसाब से शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मात्राएं पूरी बैठे हैं, अक्षर पूरे बैठे हैं, इस प्रकार से, है ना। ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया चौथा वाला। चौथे वाले में किसी को कोई शंका, तेषाम द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ, उनमें दो दो एक दूसरे के सवर्ण होते हैं आपस में। और ये जो अपन ने
पढ़ा क्रमेण वैपरीत्येन लघूनाम लघुभिः सह गुरूणाम गुरुभिः सार्धम चतुर्धेति सवर्णता। क्रम से, विपरीतता से, लघु की लघु के साथ, गुरु की गुरु के साथ चतुर्धा 4 प्रकार की ये सवर्णता होती है। क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? ऋकार लिकारो च। यहां देखिए, यहां इन्होंने क्या किया है? ऋकार लिकारो च, 5वां सूत्र लिया है। क्या कह रहे हैं सूत्र में? व्याख्या में देखेंगे, ऋकार लिकारो च परस्परम सवर्ण संज्ञौ भवतः। तो ऋकार लिकारो, तो ऋकार लिकारो ये क्या हो गया? ये द्विवचन है, बालकय बालकौ। तो ऋकार और लकार दोनों की बात हो रही, तो ऋकार और लिकार, ठीक है? ऋकार और लिकार च, तो च का अर्थ हो गया और, तो ऋकार और लिकार परस्परम, परस्पर में सवर्ण संज्ञौ, ये भी द्विवचन है, तो ऋकार लिकारों का विशेषण है। तो ऋकार और लिकार की परस्पर में सवर्ण संज्ञौ भवतः, भवतः भी क्या है? द्विवचन का है। तो ऋकार और लिकार की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात इसका क्या निकला कि ये दो दो के पेयर बनाए थे, ये तो ठीक है, लेकिन री और री ये दोनों भी आपस में सवर्ण हैं, है ना? ये दोनों भी आपस में सवर्ण हैं। क्या दिया? री और ली, केवल दोनों ह्रस्व, ह्रस्व री और ह्रस्व ली, ये भी आपस में सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है? तो जो 5 पेयर आपने पढ़े थे उसके अलावा एक 6वां पेयर ये है, लेकिन इसमें सवर्ण संधि वाले जो हैं, समान सवर्णे दीर्घी भवति, ये सूत्र इसमें नहीं लगता कि री और री दोनों जुड़ के ऐसे हो जाए, ये सूत्र इसमें नहीं लगता। ठीक है? तो इन दोनों को बस सवर्ण संज्ञक कहते हैं, ये दोनों भी आपस में सवर्ण संज्ञक हैं। ठीक है? ये क्लियर है? 5वां सूत्र उपयोग नहीं है इसका, लेकिन सूत्र है इसलिए बता दिया। 6वां सूत्र, पूर्वो ह्रस्वः। अब पूर्वो ह्रस्वः, देखिए, पूर्वो ह्रस्वः। अब पूर्वो कहां से आ गया भैया? तो ये क्या है? पूर्वः है, पूर्वः ह्रस्वः। ठीक है? पूर्वः ह्रस्वः, तो यहां अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे हा है, मतलब घोष। तो अकार और विसर्ग का ऊ आ ऊ मिलके ओ, तो ये क्या हुआ? पूर्वो। तो ये मूलतः क्या था? पूर्वः ह्रस्वः था, है ना? पूर्वो ह्रस्वः जो सूत्र है वो मूलतः पूर्वः ह्रस्वः इस प्रकार का सूत्र था, उससे ही बना आपका पूर्वो ह्रस्वः। तो पूर्वः ह्रस्वः अर्थात पूर्व के जो हैं वो ह्रस्व हैं। काय में पूर्व के? तो जो आपने पेयर बनाए ना दो दो के, उनमें आ और आ में जो सवर्ण के पेयर बनाए आपने, इनमें ई और ई में, ऊ में, तो इनमें जो पूर्व पूर्व के पांचों में, इसी प्रकार री और री, तो ये जो पूर्व पूर्व के हैं ये क्या हैं? ह्रस्व हैं, इनको ह्रस्व कहा जाएगा। ठीक है? और इसी प्रकार अगला क्या कह रहा है? व्याख्या भी पढ़ ले रहा है, 1 मिनट पहले दोनों एक साथ कर लेते हैं। परो दीर्घ, 7वां सूत्र कह रहा है परो दीर्घ, तो यहां पर भी क्या है? परह दीर्घ है। अब समझाने की जरूरत नहीं है कि विसर्ग के परे घोष है, अकार, अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, दा घोष है, तो
विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। तो पर दीर्घ है, अर्थात पर यानी अगला, जो बाद वाला है। तो यहाँ पे जो बाद वाले हैं वो सब क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो यहां अपन देखेंगे तो ये जो है बाद वाले सब दीर्घ हैं, है ना। तो ये ग्रीन वाले हो गए दीर्घ और ये वाले हो गए ह्रस्व। तो पूर्व के ह्रस्व और पर के दीर्घ, ये इनने यहां बता दिया। अब इसका अपन वो देख लें व्याख्या। तयोः, तयोः, तयोः कहाँ आता है, षष्ठी के द्विवचन में या सप्तमी के द्विवचन में। स तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तई, तो उसी में तयो, तस्य तयो तेषु, तस्य तयो तेषाम, है ना। तो तस्मिन तयो तेषु, तो तयोः, तयोः लिखा है यहां पर। तो तयोः सवर्ण संज्ञयोः, सवर्ण संज्ञयो मध्य, ठीक है। तो यहां देखिए सवर्ण संज्ञयोर मध्य जो लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सवर्ण संज्ञयोः मध्य, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष है तो इसका क्या हो गया, रकार, ठीक है ना। ओ के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का रकार हुआ है, तो ये रा की रेफ यहां से आई है विसर्ग से। तो सवर्ण संज्ञयो, सवर्ण संज्ञयो क्या हो गया, तयो सवर्ण संज्ञयो। तो ये सब क्या हो गए, उन सवर्ण संज्ञों के। द्विवचन है ये भी षष्ठी का, और ये भी द्विवचन है, ये दोनों द्विवचन है और ये सप्तमी का एक वचन। तो उन सवर्णों के, सवर्ण संज्ञकों के मध्य में, है ना, मध्य, मध्य में पूर्व वर्णों। तो ये पूर्व वर्णों क्या है, पूर्वः विसर्ग का ओ हुआ है और वर्णः, तो यहां पे भी विसर्ग का ओ हुआ है। तो अर्थात पूर्व वर्ण, पहला वर्ण ह्रस्व संज्ञो भवति। तो ये क्या है, ह्रस्व संज्ञो, तो ह्रस्व संज्ञा है यहां, और भवति, तो यहां पे भी क्या हुआ है, विसर्ग का ओ हुआ है। तो संज्ञो यहां पे इस कारण से ओ आ रहा है, विसर्ग का ओ हुआ है। तो ह्रस्व संज्ञा भवति, तो पूर्व वर्ण ह्रस्व संज्ञा, पूर्व वर्ण ह्रस्व संज्ञा। तो ये वर्ण कौन सा है, वर्ण, वर्ण का विशेषण है पूर्व, कौन सा वर्ण, पूर्व का, अर्थात पहले का वर्ण। ह्रस्व संज्ञा अर्थात उसकी संज्ञा क्या है, उसका नाम क्या है, ह्रस्व भवति होता है। कौन से हैं वो पांच, तो ये आ ई उ री री। और इसी प्रकार नीचे वाले में देखेंगे तो तयो सवर्ण संज्ञयोर मध्य, उन सवर्ण संज्ञकों के मध्य में परो वर्णो, बस पूर्वों के स्थान पे क्या आ गया, परो। तो परा वर्ण जो बाद का वर्ण है, दीर्घ संज्ञा भवति, वह दीर्घ संज्ञक होता है। आ ई उ री ली, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र आपके छठवें और सातवें हो गए। इनमें किसी को कोई प्रश्न, अपन ने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 5 सूत्र किए और ये श्लोक किया। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी को, समझ में आया आप लोगों को कि ज्यादा फास्ट हो गया।
नहीं ठीक था भैया, बिल्कुल सही था। समझ में आ रहा है ना? दीपक भैया आपको आया? भैया बस मेरा ये डाउट था, यहाँ पर तयो क्यों आया, तेसाम क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम पांचों का ले रहे हैं ना, आ, ए, आ, ई, ई, नहीं 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 नहीं, देखो किसके मध्य में, किसके मध्य में। अगर आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि हम पांचों लेते तो आप यहाँ पे पांचों ले लो, तेषाम ले लो, तो क्या हो जाएगा? आ ई, इन सब के मध्य में, ये पूरे 10 हैं, इनके मध्य में जो पूर्व का है वो क्या है? आ अकेला है, तो आ की ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी, और पर का क्या है? आखिरी का री अकेला है, तो इसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। आपको दो दो के बीच में लेना है, तो द्विवचन लेंगे ना, दो दो में, इन दोनों में सवर्ण संज्ञा, और सवर्ण संज्ञा में कितने होते हैं? सवर्ण संज्ञा में 2 होते हैं, तो उन 2 में यदि आप ये सोचो तेषाम लो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपने 2 ह्रस्व और 2 दीर्घ लिए थे, है ना? तो वो तो सवर्ण संज्ञा बताने के लिए लेते, लेकिन जब सवर्ण का ग्रुप करेंगे तो आप 2 का ही तो ग्रुप करोगे, आ और आ का। क्योंकि जब अपन ने सवर्ण संज्ञा बताई थी, तब अपन ने क्या बताया था कि सवर्ण, यहां द्विवचन का प्रयोग किया था, सवर्ण। तो अब उन सवर्णों में कौन किसका सवर्ण है, इसके लिए अपन ने तेषाम का प्रयोग किया था कि आ किस किस का सवर्ण है। तो आ अगर आप देखोगे तो आ का भी सवर्ण है और आ का भी सवर्ण है, तो ये बहुवचन हो गया, इसका भी सवर्ण है और इसका भी सवर्ण है, तो यहां पे बहुवचन हो गया। लेकिन सवर्ण में कितने वर्ण हैं? सवर्ण में 2 ही वर्ण हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, तो ह्रस्व और दीर्घ हैं, तो उन दोनों में, तो इसलिए तयोः, उन सवर्ण संज्ञकों में। क्लियर है नहीं है? हाँ जी भैया, हाँ। है ना? क्योंकि 2 2 के बीच में लेना है, अगर आप ज्यादा के बीच में लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? ठीक, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? शलभ भैया आ रहा है समझ में? जी भैया। ओके, राजा भैया आप हैं क्या? नहीं है शायद, ठीक है, ओके। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो बता दीजिएगा, अपन उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, कोशिश करेंगे। और एक बार फिर वही आपका गृह कार्य है कि ये जो 7 सूत्र, भैया 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 इसमें तो आपने कहा ना छठी विभक्ति का मतलब द्विवचन लेंगे, तो इसमें में ही लगाएंगे, उनमें या उनके? सप्तमी षष्टमी दोनों में ले सकते हो आप, या उनके ले रहे हो उनमें भी ले सकते हो, दोनों में वो प्रयोग हो जाएगा, वो एक से ही अर्थ निकलेगा उन सवर्ण संज्ञाओं में, है ना? ठीक है ना? आप एक बार इन 7 सूत्रों का और श्लोक का स्वयं से अर्थ करके देखिएगा, उसमें कोई भी समस्या हो तो अपन उसको फिर आगे देख सकते हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हो गया।